फड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जियामऊ का गाटा संख्या 93 आजकल खासा चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस गाटा संख्या पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश संबंधित विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं। राजनीति में गर्मी का एहसास इसलिए है क्योंकि इस गाटा संख्या पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी का भी भवन बना हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने जियामऊ की गाटा संख्या 93 की जिस जमीन को निष्क्रांत घोषित किया है, दरअसल इसी जमीन पर सांसद अफजाल अंसारी की भी बिल्डिंग बनी हुई है। गाटा संख्या 93 की जमीन पर करीब 50 और बिल्डिंग भी बनी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने सांसद अफजाल अंसारी की 40 मीटर की बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया है। अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब हमने सांसद अफजाल अंसारी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। आज हमारे साथ हैं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी। अफजाल अंसारी जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर जाने तो चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, नाना भी इनके महावीर चक्र विजेता रह चुके हैं और भी तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र करना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि अफजाल अंसारी जी का अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। 2004 में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद हुए। उसके बाद इन्होंने कौमी एकता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई जिसका बसपा के साथ इन्होंने विलय कर लिया और वर्तमान में आप गाजीपुर से सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दृष्टांत टीवी में। आप बात करते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है, आज़ादी की लड़ाई में हो चाहे फिर सेना में हो, आपके परिवार के लोग रहे। वर्तमान में आपकी जमीन के आपकी जो बिल्डिंग है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं। इस अचानक 68 साल बाद ऐसा निर्णय इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई वजहें हो सकती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो गाजीपुर के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी दल के लोगों के पास जो कैंडिडेट भी था और जिस तरह से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और सारी मशीनरी ने रोल प्ले किया और उनकी जो पृष्ठभूमि भी थी वो भी तीसरी बार संसद सदस्य थे और उस समय उस दौर में रेल के राज्य मंत्री थे। वो संचार मंत्रालय उनके पास था, डाक एवं पोस्ट विभाग उनके पास था, प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की देखभाल वो करते थे। एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा था और बहुत मशहूर था। हालांकि ये अजीब बात है कि हम और मनोज सिन्हा जी ये लगभग एक ही साथ हम लोगों ने राजनीति शुरू की है, शिक्षा भी और राजनीति भी। 10 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और 10 बार में 7 बार हार गए, 3 बार जीते। अनफॉर्चुनेटली हम भी 10 बार चुनाव लड़े, 7 बार जीते हैं, 3 बार हारे। अब 2 बार हमारा मुकाबला सिन्हा जी से हुआ। एक बार 14वीं लोकसभा में 2004 में, तब उनको हमने 2,27,000 वोटों के अंतर से हराया था, उसी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से। इस बार उन लोगों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि लहर थी और तमाम व्यवस्थाएं थी उनकी। तो इस बार भी वो 1.25 लाख वोट से हार गए। अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं ये लोग। 1998 में, आज से 22 साल पहले, मेरी पत्नी के नाम से अरविंद शर्मा जी ने ये जमीन, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बैनामे के जरिए दी। अरविंद शर्मा ने 1982 में ये ज़मीन, जिस पे ये मकान बना है, ये ज़मीन उन्होंने बालकृष्ण जी से ली। मिस्टर बालकृष्ण ने वो ज़मीन उनको बैनामे के ज़रिए दी है। मिस्टर बालकृष्ण कौन थे?
तो मिस्टर बालकृष्ण को ये जमीन भारत सरकार के मैनेजिंग ऑफिसर मिस्टर जे.एस. माथुर ने एक पब्लिक ऑक्शन में नीलामी के जरिए दी। प्लाट नंबर 12, प्लाट नंबर 13, प्लाट नंबर 14, उसके पार्ट बना बना के उन्होंने बेचे। एक प्लाट उन्होंने अरविंद शर्मा को दिया, अरविंद शर्मा ने बाद में हमारी वाइफ को रजिस्टर्ड बनामे से दिया। अब हम इस पर 2000 से हैं, इस पे एलडीए में नक्शा पास है, लेकिन इसमें बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन हैं, इसमें हम हाउस टैक्स देते हैं, इसमें एक भी पेपर कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बैक इन लोगों को एक सपना आया, हमें एक नोटिस भेजी गई हमारी वाइफ को। जिस तरीके से एलडीए के अधिकारियों का मानना है कि ये निष्क्रांत जमीन है, गाटा संख्या 97, वो पूरी जमीन निष्क्रांत है, इसी के आधार पर अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई है। बात सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद वसीम साहब जो इस क्षेत्र के कोई बड़े तल्लुकदार जमींदार अमानतदार थे, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। ऐसे वो तमाम लोग जो देश में कहीं चले गए, उनकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली और उसे 1954 से पहले जितने लोग गए वो सारी प्रॉपर्टी निष्क्रांत संपत्ति यानी आईवीक्यू प्रॉपर्टी घोषित हो गई। ये भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, एवीक्यू प्रॉपर्टी एंड रिहैबिटेशन एक्ट, और उसको बंदोबस्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रपति के बिहाफ पर ऑफिसर नियुक्त किए, हर जगह के लिए अलग अलग। लखनऊ के लिए मिस्टर जे.एस. माथुर नियुक्त किए गए, जाइए इस तरह की प्रॉपर्टियों का बंदोबस्त कीजिए। मिस्टर जे.एस. माथुर आए हैं, उन्होंने इसको नीलाम किया है, 57 में नीलाम किए, पैसा लिया भारत सरकार ने और जिसको सर्टिफिकेट दे दिया, सेल सर्टिफिकेट, उस सेल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करा दिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और उसको जो खरीद लेने वाला व्यक्ति है बालकृष्ण, अगर वो किसी को बेचता है और उससे कोई दूसरा खरीदता है, अब एसडीएम साहब को ये कौन सा इल्हाम हो गया कि जो कहते हैं कि नहीं, ये तो 57 में नाम कतिपय लोगों ने अपने नाम से करा लिया है और हम उसको फिर निष्क्रांत घोषित कर रहे हैं। आपको अधिकारी नहीं है, 33/39 की धारा खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 रिपील हो चुका है। तो जब रिपील हो गया जो एक्ट, उसमें आप बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को सुने खटाखट ऑर्डर करते हैं, ये संपत्ति एविक्यू हो गई, इस संपत्ति पे भरे हुए बिल्डिंग को गिरा दो। 7 जुलाई को, सुनिए इत्मीनान से, मैं तर्क आपके सामने रख देता हूं। 7 जुलाई को नोटिस आई मेरी वाइफ को कि आपने बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला भवन बना लिया है, 17 तारीख को आके बताइए क्यों ना ये भवन गिरा दिया जाए। मेरी वाइफ की तरफ से जाकर के वहां बताया गया कि आपकी सूचना बिल्कुल गलत है, हमने नक्शा पास करा के ये भवन बनाया है और एलडीए ने मुझे ये परमिट दिया है, शमन मानचित्र स्वीकृत है और शमन शुल्क जमा है, ये वो तमाम रसीदें हैं और ये तमाम वो विभाग जो बंधा का विभाग है, जो नगर निगम है या नजूल है, ये सबने जल संस्थान है, ये सबने एनओसी दी है। तो एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, उनके यहाँ से नोटिस आई है सेक्शन 15(1) में। 17 को जवाब देते हैं, 17 को ही दूसरी अथॉरिटी एलडीए की, जो उससे बड़ी अथॉरिटी है, जो वीसी कहे जाते हैं, वहाँ से एक चिट्ठी जाती है, डीएम साहब एक नोटिस भेजी गई थी वहाँ उनके पास, ज़रा आप हमको बताइए, उस नोटिस का भी हवाला, आप हमको बताइए कि यह भवन किस भूमि पर बना है, उसका पहले स्वामी कौन रहा इस भूमि का।
17 तारीख को जब हम नक्शा दिखा दे रहे हैं तब आप भवन की भूमि किसकी थी इसकी जांच कर रहे हैं, और डीएम साहब 31 तारीख को उनको लिख के भेज दे रहे हैं कि देखिए हमने लेखपाल और एसडीएम से जांच कराई, उनकी रिपोर्ट जो है हम आपको भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर दिया। और रिपोर्ट खोलिए तो उसमें लिखा है कि यह भूमि आराजी नंबर 93 का पार्ट है और आराजी नंबर 93 को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ वाद चल रहा है, रिपोर्ट दे दी गई। यहाँ ये रिपोर्ट आ गई। 31 तारीख को मुझे नोटिस भेज दी गई कि आपका नक्शा तो पास है साहब, लेकिन क्यों ना नक्शा निरस्त कर दिया जाए। अब बात बदल गई, पहले थी बात कि आपका नक्शा नहीं है गिरा क्यों न दिया जाए, अब आया कि आपका नक्शा पास है क्यों न नक्शा निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि आपने नक्शा पास कराते समय ये नहीं बताया था निष्क्रांत है। अरे हमरे बाप दादा को क्या पता था कि 2020 जब आएगा तो एक कोई ऐसा ऑफिसर पैदा होगा जो फिर से इसको निष्क्रांत कर देगा। निष्क्रांत संपत्ति किए जाने वाला जो कानून था वो कानून भी खत्म है, कोई नहीं कर सकता भारत में अब किसी प्रॉपर्टी को निष्क्रांत घोषित। आपके हिसाब से ये निष्क्रांत जमीन थी जिसको खरीदा गया था, उससे आपने खरीदा है? अब खरीदा बालकृष्ण ने अरविंद शर्मा को, अरविंद शर्मा ने दिया हमको, और हम 22 साल से आबाद हैं। अब उसी जमीन को ये लोग पुनः निष्क्रांत करने की कोशिश। ये पिछले 60-70 सालों में जिस भूमि पर स्वामित्व का कोई विवाद नहीं रहा, कोई मुकदमा नहीं चला किसी सरकारी एजेंसी से या किसी प्राइवेट व्यक्ति से, किसी ने चैलेंज नहीं किया इसके स्वामित्व को, और आप चैलेंज कर भी नहीं सकते, आप डिसाइड भी नहीं कर सकते, ये सिविल मैटर है, आप ही इसको निष्क्रांत घोषित कर देंगे। ये भूमि हमारी खरीदी हुई है, रजिस्ट्री है, उसका हमने स्टाम्प शुल्क दिया है सरकार को, हमको जिसने दिया है उसने भी खरीदा है, उसने स्टाम्प शुल्क दिया है उसको, उसने जिससे खरीदा है उसने तो भारत सरकार को 46,000 रुपया 1957 में दिया है बालकृष्ण ने, उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कहाँ ले जाओगे, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है और आप के पास वो उसकी ओरिजिनल कॉपी है। ये सारे रिकॉर्ड हाईकोर्ट में बताए गए, दिखाए गए, तब जाकर के कहा गया कि यथा स्थिति रहेगी। हमारे भवन को गिराने का आदेश नहीं है, लेकिन 40 फीट दीवार गिरा दी गई। आपको हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है कि आपकी जमीन अभी तो ये कहा है उन्होंने यथा स्थिति रहेगी, और 4 हफ्ते का समय उनको दिया है कि आप अपना काउंटर लाइए, हमारे सवाल का वो काउंटर दें, और हाईकोर्ट ने मांगा। हाँ, और उसके बाद 2 हफ्ते का समय हमको दिया है कि जब इनका काउंटर आ जाए कॉपी ले लेना और तुम उसका जवाब दे देना, तब हम सुनेंगे। तो यहाँ तो अगर हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी तो हमें आज भी भरोसा है कि देश में संविधान है, कानून है, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं और हमें न्याय मिल जाएगा। हाँ, ज़रूर प्रशासनिक मशीनरियों को अगर ये सब कुछ करने का मौका मिले तो एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, आप बताओ ना, लेखपाल हटा दिया गया, रिपोर्ट तो लिखवा ली गई कि ये उसमें है, उसको हटा दिया गया। तहसीलदार से मोहर लगवा ली गई कि हाँ 93 में है, तहसीलदार हटा दिया गया। एसडीएम से फैसला करा लिया गया कि निष्क्रांत हो गई, एसडीएम हटा दिया गया। वीसी से नक्शा खारिज करा दिया गया, अफजाल अंसारी, फरहत अंसारी का स्वीकृत मैप खारिज करा दिया गया, अब वीसी भी हटा दिया गया। क्या, व्हाट इज दिस, है क्या ये? आपके हिसाब से इस पूरे मसले में पूरा षड्यंत्र हो रहा है? करिए और हटा दीजिए, फिर नए को लाइए, फिर उनसे कुछ गैर कानूनी काम कराइए। सब लोग कानून से अलग हट के जितना भी एक्शन करेंगे सब फंसेंगे। आप आश्वस्त हैं कि न्यायालय से आपको न्याय मिल जाएगा? 100%, इसलिए कि जिस दिन देश का संविधान, देश का कानून और देश की स्वतंत्र न्यायपालिकाएं निराश कर देंगी, उसके बाद देश का लोकतंत्र बचना मुश्किल हो जाएगा। मैंने समाज में सेवा की है, मेरे बाप दादा ने समाज में और देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। निर्माण से संबंधित जो क्षेत्र वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है,
वो नक्शा पास करता है, वो चीजें देता है, वो सब कुछ करता है। आखिर ये पत्राचार इतने ऊपर लेवल पे कैसे चल रहा है? बात ही नहीं समझ में आ रही। ये है शहरी क्षेत्र। कहा जा रहा कि लेखपाल कहता है खारिज दाखिल खतौनी खसरे में नहीं है। अरे भाई, एक वकील खड़े होकर दरखास्त देते हैं, एसडीएम साहब मैं नामिया वकील हूं गांव सभा का, मैं दरखास्त दे रहा हूं, निष्क्रांत संपत्ति थी हमारे गांव सभा की, इस पर कब्जा कर लिया है कतिपय लोगों ने, और मुकदमा शुरू हो जाता है 33/39 और 10 तारीख को वाद दर्ज हुआ, 13 तारीख को प्रकाशित हुआ, 14 तारीख को फैसला। 9 दिन में सारी कार्रवाई खत्म, किसी को सम्मन तामील नहीं। हम पूछते हैं आपसे, हम जहां हैं ये शहरी क्षेत्र है, तहसील के अभिलेखों में नामांतरण इसलिए होता है कि लगान वसूल करती है सरकार, और नगर के क्षेत्र में नामांतरण नगर निगम में इसलिए होता है कि टैक्स वसूल करता है नगर निगम। हम वोट देते हैं नगर में, हम टैक्स देते हैं नगर में, हम हैं नगर में, ये पूरा क्षेत्र नगर में, यहाँ कोई गांव सभा नहीं, कोई प्रधान नहीं, लेकिन एसडीएम साहब के यहाँ, लेखपाल साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ और सारे साहब लोगों के यहाँ, और सबकी चिट्ठी जा रही है आका लोगों के यहाँ, वहां बैठ के कहा जा रहा है ये कर दो। अब वो जो कर रहा है, आप बताइए, अगर मैं गलत होता तो मैटर तो हाई कोर्ट में गया है, सबसे बड़े बड़े वकील खड़े किए गए हैं। 6 लाख रुपया फीस दे करके एलडीए ने वकील खड़ा किया था, कोई एक मिश्रा जी लाए थे, सबसे बड़े वकील, और सरकारी वकील तो सारे खड़े ही हो रहे हैं, एडवोकेट जनरल खड़े हो रहे हैं। तो क्या वो डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर पास किया है, प्रथम दृष्टया इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि मेरे कथन सत्य हैं? तो ये थे अफजाल अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं और जो ये कार्रवाई हो रही है, ये राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल अब मामला हाईकोर्ट में है और देखते हैं कि न्यायपालिका इस पर क्या करती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दृष्टांत टीवी।